नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में सबसे पहले बात मांडर विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए आज बम्पर वोटिंग हुई। शाम 4 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वैसे कौन जीतेगा, इसका फैसला 26 जून को काउंटिंग के बाद हो जाएगा। मांडर के दंगल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मांडर के करीब 3,54,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वैसे तो प्रदेश की इस एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच है। निर्दलीय देव कुमार धान ने भी ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही हो पाएगा। सभी गतिविधियां अच्छा से नियमानुकूल गई थी। सभी वोटर है उसका धन्यवाद का पात्र है। सभी पोलिंग ऑफिसर भी है, वो भी अच्छा से चुनाव का संपन्न किया। तो मांडर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं। इसमें कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, जबकि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य गंगोत्री कुजूर ने 2014 में मांडर सीट से बंधु तिर्की को हराया था। 2006 में वे सूचना आयुक्त के पद पर भी रह चुकी हैं। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत ले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। ऐसे में सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। वैसे मांडर की जंग कौन जीतता है, इसका फैसला तो 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। देश में 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के विरोध में भाजपा 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के प्रेस वार्ता कर रांची विधायक सीपी सिंह ने दी। साथ ही सीपी सिंह ने मांडर उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। बल्कि अखबारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर कुछ भी घटनाएं घटती थी वो किसी समाचार पत्रों में नहीं आती। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए किसी आदिवासी महिला को आगे किया गया है। द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला यशवंत सिन्हा से है, जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं। हेमंत सोरेन किसे अपना समर्थन देंगे, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ढोल नगाड़े वाली इस खुशी की वजह है ये चेहरा, जो भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति की रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के ऐलान के तीसरे दिन द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही सबका अभिवादन किया।
एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अमित शाह से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। जाहिर है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान मोदी सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ अमितेश कुमार गिरी। साहिबगंज के बोरियो से जेएमएम विधायक लोबीन हेम्ब्रेम ने एक बार फिर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है और द्रौपदी मुर्मू के एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के फैसले का समर्थन करते हुए खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के फैसले पर जेएमएम 25 जून को बैठक कर रही है। वहीं एक बार फिर अपने ही सरकार पर निशाना साधा है। लोबीन हेम्ब्रेम झारखंड में एनजीटी के द्वारा बालू खनन पर रोक लगाए जाने के बाद बालू नहीं मिलने से जनता को हो रही समस्याओं को लेकर अपने ही सरकार पर बरसे। देखिए, मेरा तो दिल से समर्थन है और इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हमको समर्थन है और हमको गौरव भी है कि आज एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। रांची में रिम्स अस्पताल में महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। राजधानी स्थित रिम्स में पुराने सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड को ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने के बाद लेबर रूम को शिफ्ट किया जा रहा है। 1 से 2 दिनों के भीतर पुरानी सेंट्रल इमरजेंसी को रिनोवेट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद इसे लेबर रूम के रूप में विकसित करने के लिए उसी के अनुकूल व्यवस्था की जाएगी। लेबर रूम में ओटी के अलावा 10 बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। वहां प्रसूतियों की भर्ती भी की जाएगी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में लेबर वार्ड की सुविधा है और इस सालों साल से यहाँ पर फंक्शनल है और काम करा जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि लेबर वार्ड में कम से कम 50 से ऊपर बेडिंग्स हैं और यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो ये रिम्स अस्पताल के 4थे तल्ले पे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अस्पताल का लिफ्ट खराब है, जिसके वजह से जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ऊपर तक स्ट्रेचर से दूसरे रास्ते के माध्यम से लाना पड़ता है और लिफ्ट नहीं है तो उनको बड़ी परेशानी होती है और रिस्क फैक्टर भी है। और इसके साथ खुशी की बात यह है कि रिम्स अस्पताल में लेबर वार्ड को, आधी लेबर वार्ड को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया जा रहा है, जहां महिलाओं को सुविधा होगा। दीदी, लेबर वार्ड जो है वो नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, आराम होगा? जी, हम लोग के लिए बहुत आराम होगा और सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं हैं, दिक्कत भी होता है, 4था तल्ला में स्ट्रेचर से लाना पड़ता है। वही अब आप लोगों को सीधा गेट खोलेंगे और अस्पताल के अंदर लेबर वार्ड मिल जाएगा। ये कैसा आराम है? बहुत सुविधा है हम लोग के लिए। कब से मरीज भर्ती है आपका? कल से है। क्या नाम आपका? जयंती। तो वहीं आपने देखा कि कई लोग हैं जो पूरे राज्य भर से दूर दराज से अपने मरीज को यहाँ पर लेकर अर्जेंसी में आते हैं। कई जिलों में अगर जहाँ सुविधा नहीं होती है तो अपने गर्भवती मरीजों को लेकर रिम्स अस्पताल आते हैं और उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि रिम्स का जो लेबर वार्ड है वो नीचे के फ्लोर में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक एंट्रेंस के सामने, जहाँ उनको अब सीधा सुविधा होगी। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। रिम्स में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। डबल ईपीएफ कटौती पर रोक लगाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। करीब 150 से अधिक कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। आंदोलन के कारण 20 से ज्यादा विभाग प्रभावित हैं। कर्मचारी पिछले शनिवार से चरणबद्ध आंदोलन पर हैं। पहले 2 दिन कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया था। मंगलवार को मौन प्रदर्शन किया था। अब गुरुवार को कार्य बहिष्कार किया है। वहीं 25 जून को प्रशासनिक भवन में तालाबंदी और 27 जून को ओपीडी सेवा बंद कराने की भी बात कही है।
हमारी मांगे मुख्य मांगे हैं कि जो 10 वर्षों से सेवारत है यहाँ कर्मचारी, उनको समायोजन किया जाए। ईपीएफ का जो अवैध कटौती हो रहा है उसको बंद किया जाए, ईसीआर फाइल भेजा जाए और इसकी सूचना हमने 25 दिन पहले ही सभी जगह दे दी गई थी। प्रशासनिक भवन में सभी पदाधिकारियों को, मंत्री जी को, सब जगह ये गया था और ये हमारा तीसरा आंदोलन है और इसके अभी तक कोई सकारात्मक पहलू नहीं हो पाया है। किसी ने वार्ता के लिए भी कोई सूचना नहीं दी है। रिम्स प्रशासन में अभी तक हम लोग तीसरे चरण में पहुंच गए हैं, लेकिन रिम्स प्रशासन अभी इसके लिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। न हम लोग से वार्ता किया है, न ही कुछ समुचित हल जो है से हम लोग को निकालने की दिशा में प्रयास किया गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस आंदोलन को और आगे भी बढ़ाएंगे। ईंधन तो हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, इस पे अगर मीटिंग बुलाया जाता तो हम लोग अपना उनको इससे अवगत करेंगे और मेरे को पूरी आशा है कि इसमें हमारे डायरेक्टर उस पर संज्ञान में लेकर इस मामले में काफ़ी चिंतित हैं, ताकि कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उस पर एक सॉल्यूशन निकल जाए। गोड्डा के गोड्डा कॉलेज में एसटी हॉस्टल के छात्रों ने कॉलेज में लगे भगवान राम की तस्वीर का विरोध किया है। कॉलेज के छात्रों ने वहां से राम की तस्वीर को हटाने की मांग की है। साथ ही तस्वीर नहीं हटाने पर कल कॉलेज में तालाबंदी भी करने की चेतावनी दी है। इधर इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश चंद्र पाठक ने विरोध को महज दिखावा बताया है। उनका कहना है कि एसटी हॉस्टल के विद्यार्थियों ने हूल दिवस मनाने को लेकर कॉलेज फंड से 60,000 रुपए मांगे थे और कॉलेज फंड से रुपए नहीं देने पर यह विरोध हो रहा है। ये विरोध तो दिखावा है, असल विरोध है 60,000 रुपया हूल दिवस के लिए मांगा गया। और जो विश्वविद्यालय का पत्र है उसको मैंने समझा दिया, उनकी कॉपी भी दे दी और विश्वविद्यालय को खबर भी कर दी। उसके आधार पर हम देने में असमर्थ हैं। जब मैंने असमर्थता जताई तो उसके खोज के रूप में विद्यार्थियों ने तरह तरह की बात की, इस फंड का उस फंड की चर्चा की। हमने कहा टीआई करके पूछ लो भाई। देवघर सदर अस्पताल के ड्रेसिंग वार्ड में कुव्यवस्था, गर्मी से भी लोग परेशान हैं। देवघर सदर अस्पताल के ड्रेसिंग वार्ड में छत से पानी टपक रहा है। छत का हिस्सा भी टूट कर गिर रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ट्रेसर प्रभारी सहित अन्य कर्मी कमरे से बाहर होकर ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसर प्रभारी का कहना है कि यहां की बदहाली के लिए कई बार अस्पताल उपाधीक्षक और सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक सुधार नहीं हो पाया है। रूम होते हुए हम लोग ड्रेसिंग इसलिए बाहर कर रहे हैं कि हमारा जो भीतर का रूम है वो परिस्थिति बहुत दयनीय हो गया। विगत 2 साल से हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सीएस साहब से, डीएस साहब से, लेकिन जो है सो सीएस साहब भी शासन दिए, डीएस साहब लिखित भेज दिए विभाग को, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई 2 साल से नहीं हो रहा आज के। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां पर झारखंड की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन हुआ है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन हुआ है, जिसमें 3 झारखंड के खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड में 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना है।